Hello everyone. So in previous class we were discussed about the topic classification of colloidal solution. है ना? Colloidal solution is the last topic of our last chapter of the syllabus. जिसमें अपन ये डिस्कस कर चुके थे क्लासिफिकेशन में the classification on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium, and second was classification on the basis of interaction between the particles of dispersed phase and dispersion medium. ये अपन कल तक प्रीवियस क्लास तक डिस्कस कर चुके थे. अब लास्ट क्लासिफिकेशन आता है अपने पास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना, कि कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन, अगर आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो जाएं जिनका साइज कोलोइडल रेंज से कम हो, या कुछ आपके पास ऐसे पार्टिकल्स हो जाए जिनका साइज कोलोइडल रेंज से क्या हो ज्यादा हो, तो वो कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आप कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हो थ्री टाइप में. एक तो आपके पास बच्चा आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड. सेकंड आता है बच्चा अपने पास मैक्रोमोलिक्यूलर एंड थर्ड अपने पास आता है एसोसिएटेड कोलोइड. एसोसिएटेड कोलोइड बच्चों क्या है, देखो काफी सारे टॉपिक हैं जो इसमें डिलीट हो चुके हैं. लाइक इसके बाद एक टॉपिक आता है दैट फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. ये कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, कि सर कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं होता बिकॉज हम टेक्निक्स आती है. अपन ने दो टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट इज लायोफिलिक एंड सेकंड इज लायोफोबिक ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, है ना. तो मैंने आपको कहा था कि दैट लायोफिलिक कोलोइड्स जो होते हैं वो इजीली उनका फॉर्मेशन कर सकते हो, बट लायोफोबिक के लिए आपको स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा ना. तो आपके पास क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये पोर्शन भी अपने डिलीट है. कोलोइडल को भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स जो हैं इसमें से डिलीट कर रखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक और टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कैसे प्यूरिफाइड करते हैं. अगर आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी आ जाती है तो उस इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को भी, उस टॉपिक को भी क्या कर रखा है, डिलीट कर रखा है ना. और उसके बाद अपने पास क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, मींस जो भी आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसमें आपके पास 4 टॉपिक्स रहेंगे. तो ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड. ये आपके पास 3 टाइप के होते हैं. अब मल्टी मॉलिक्यूलर की बात करें कि दैट व्हाट आर द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या रहता है कि इसमें ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज कोलोइडल रेंज से क्या होता है, कम होता है. अब मैं अगर बात करूं कोलोइडल रेंज की, कोलोइडल पार्टिकल रेंज वो कितनी होती है आपके पास, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. दिस इज द कोलोइडल पार्टिकल रेंज. कि 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वो कोलोइडल पार्टिकल नहीं होगा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो वो कोलोइडल पार्टिकल नहीं होगा, है ना. तो अगर अपन बात करें मल्टी मॉलिक्यूलर, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन या कोलोइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, कि वो सारे मॉलिक्यूल्स या वो सारे पार्टिकल्स जिनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम. तो 1 नैनोमीटर से कम होता है तो क्या होगा कि बहुत सारे पार्टिकल्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट होके अपना जो साइज है वो कोलोइडल रेंज में लेके आएंगे. मींस अपना जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में करेंगे. कैसे करेंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कि जुड़े हुए रहेंगे, यूं कह सकते हैं ना. तो वो सारे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है वो एग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के साथ, और एग्रीगेट होके अपना जो साइज है वो कोलोइडल रेंज के साइज का करते हैं. तो उसको अपन क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड कहते हैं उसको. अब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड में एग्जांपल क्या जाता है आपके पास, S8 मॉलिक्यूल. S8 मॉलिक्यूल के सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर वो कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होंगे एक दूसरे के साथ, और एग्रीगेट होकर अपना जो साइज है वो
कोलोइडल रेंज के साइज का करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप का था मल्टी मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैक्रोमोलिकुलर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोमोलिकुलर। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड की अगर बात करें तो उसमें क्या रहता है कि ऐसा पार्टिकल होगा जो कोलोइडल रेंज से उसका साइज ज्यादा बड़ा हो, लाइक 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा साइज का जो पार्टिकल है वो आपके पास होगा। अब क्या करेंगे अपन, एक स्पेशल सॉल्वेंट का यूज करेंगे जिससे जो आपके पास कोलोइडल पार्टिकल है वो कोलोइडल रेंज में आ जाएगा। जो भी आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल है वो मैक्रोमोलिक्यूल डिसोशिएट होके किस में आ जाएगा, कोलोइडल रेंज में आ जाएगा। तो उस टाइप के कोलोइड को अपन क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स जिनका साइज लेस देन क्या रहता है, 1 नैनोमीटर। जिनका साइज लेस देन क्या रहता है, सॉरी, साइज लेस देन क्या रहता है, 1 नैनोमीटर। यहाँ क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स, डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स जिनका साइज ग्रेटर देन क्या होता है, 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पार्टिकल्स क्या होता है कि अब डिसोशिएट होके अपना जो साइज है वो किसके रेंज का कर लेता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो उस टाइप के कोलोइडल पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो मल्टी में क्या होगा, एग्रीगेशन, मैक्रो में क्या होगा आपके पास, डिसोसिएशन। अब बात करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है। एसोसिएटेड कोलाइड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें अपन मिसेल फॉर्मेशन भी देखेंगे जो आप क्लास 10th में भी देख के आए। थर्ड आता है सी, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है, एसोसिएटेड कोलाइड। जनरली अगर अपन देखें देन एसोसिएटेड कोलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बट जब आपके पास मोर देन 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होते हैं तो एग्रीगेट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। कह सकते हैं जनरली एसोसिएटेड कोलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक आपके पास एक मॉलिक्यूल आ गया CH3COONA, CH3COONA, ये क्या है आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यूं कह सकते हैं कि एट नॉर्मल कंसेंट्रेशन ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब आप इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हो या यूं कह सकते हैं कि व्हेन 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल ऑफ एनी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एग्रीगेट विद ईच अदर देन दे फॉर्म कोलाइड। और उस कोलाइड को अपन क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। कौन सा कोलाइड कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। और 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल अगर एग्रीगेट होंगे, 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास एग्रीगेट होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिसेल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिसेल का, है ना, मिसेल का फॉर्मेशन करेंगे। और जिस कंसंट्रेशन पे मिसेल का फॉर्मेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, CMC, यानी कि क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पे मिसेल का फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे। तो यूं कह सकते हैं कि व्हेन 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एग्रीगेट विथ ईच अदर देन दे फॉर्म मिसेल। वो क्या करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। दैट कंसंट्रेशन एट विच मिसेल विल बी फॉर्म नोन एज क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो जनरली होते क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बट अगर आप इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हो, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब मिसेल की बात करें तो जिस कंसंट्रेशन पे इसका फॉर्मेशन होता है उसको क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे इसका फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। अब बात करते हैं मिसेल होता क्या है
कैसे मिसेल एक्शन होता है आपने सब देख रखा है क्लास 10th में, बस एक छोटे से रिवीजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। मिसेल की बात करते है ना। तो अपन जो यहाँ पे बच्चों मॉलिक्यूल लेंगे, एग्जांपल लेंगे, वो किसका लेंगे, C17 H35 COO Na। C17 H35 COO Na, it is known as sodium stearate। सोडियम स्टीरिएट। तो अपन ये कहेंगे कि that when 100 or more than 100 molecules of sodium stearate are aggregate with each other, then they form micelle, है ना। वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिसेल। अब कोई भी आपके पास मिसेल हो, उसमें दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और सेकंड कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट में कौन सा आता है, जो आयोनिक पार्ट है मिसेल का, वो किस में आएगा, हाइड्रोफिलिक में। और हाइड्रोफोबिक में कौन सा आएगा, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो वो किस में आएगा, हाइड्रोफोबिक में। और जो आयोनिक पार्ट है वो किस में आएगा, हाइड्रोफिलिक। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी मिसाइल है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो C17H35COONA जो है, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व करने पर ये क्या होगा, अपने आयंस में डिसोशिएट होगा, C17H35COO- और प्लस अपने पास क्या आएगा, Na+, है ना। ये कौन सा आयन है, स्टीरिएट आयन, वो आपके पास कौन सा आयन है, सोडियम आयन। जनरली अगर मिसेल में बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, मिसेल। ये सर हाइड्रोफोबिक पार्ट मींस क्या होगा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होगा, जो आपके पास आयोनिक पार्ट है। अब देखिएगा होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं, 17, 35 हाइड्रोजन और COO- आयन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए। यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या हो गया आपके पास, आयनिक। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो क्या होता है बच्चों, आपके पास हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो। ओके, ये वाला जो पार्ट है C डबल बॉन्ड O माइनस वाला, ये वाला पोर्शन होता है आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट कौन सा होता है बच्चों, हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक और ये आपके पास कौन सा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक। ये मिसेल की स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल भी होती है, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट जनरली अगर देखें अपन, जैसे मिसेल एक्शन देखेंगे कि जैसे कोई भी आपके पास क्लॉथ है तो उससे उसके ऊपर अगर आपके डर्ट इम्प्योरिटी है या फिर ऑयल इम्प्योरिटी है, उसको रिमूव कैसे किया जाता है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। बट जनरली मिसेल की अगर बात करें तो अपन यहाँ पे सोडियम स्टीरिएट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, C17H35COONA। मिसेल में दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, सेकंड होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो आयनिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो आपके पास हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वाटर को रिपेल करेगा, वाटर से दूर रहेगा। C17H35COONA, वाटर में अगर आप इसको डिजोल्व करते हो तो डिजोल्व करने पर एक तो आपको स्टीरिएट आयन मिलता है, साथ में कौन सा आयन मिलता है, सोडियम आयन। तो स्टीरिएट आयन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 17। तो ये कौन सा पार्ट हो जाता है आपके पास, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और जो C डबल बॉन्ड O माइनस वाला पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है या हाइड्रोफिलिक पार्ट।
तो कहने का मतलब है कि जब भी अपन मिसेल एक्शन की बात करेंगे तो वाटर से रिएक्शन कौन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा आयनिक पार्ट, और डस्ट इम्प्योरिटी या फिर ऑयल इम्प्योरिटी उससे कौन रिएक्शन करेगा, उससे रिएक्शन करेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट या हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब जैसे मिसाइल की स्फेरिकल शेप देखें कैसी होती, तो मिसाइल की अगर स्फेरिकल शेप देखें तो उसमें जो एक तो टेल पार्ट होता है और हेड पार्ट होता है। टेल पार्ट रहता है जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, तो टेल होती है वो आपके पास कौन सी होती है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, 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 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये आपके पास हेड पार्ट होता है, और जो अंदर की तरफ रहेगा वो कौन सा पार्ट होगा, टेल पार्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक पार्ट इज द टेल पार्ट ऑफ एनी मिसाइल मॉलिक्यूल, टेल पार्ट ऑफ एनी मिसाइल मॉलिक्यूल। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो आपके पास आयोनिक पार्ट है, वो कौन सा पार्ट होता है, हेड पार्ट ऑफ एनी मिसाइल मॉलिक्यूल। ये तो ये हेड हो गया, ये आपके पास क्या होगा, टेल। मीन्स वाटर से रिएक्शन कौन करेगा, आपके पास हेड पार्ट करेगा। डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटी से रिएक्शन कौन करेगा, आपके पास टेल पार्ट करेगा। क्लियर है अगर ये, तो जल्दी से आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप हैंड रेज कर दीजिए। तो मिसेल आपके पास किस टाइप का कोलॉइड है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिसेल इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन पे ये एक्ट करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये एक्ट करते हैं किसके जैसे, ये हमेशा एक्ट करेंगे कोलॉइड जैसे, यानी कि मिसेल जैसे। मिसेल का जिस कंसंट्रेशन पे फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि मिसेल एक्शन की बात कर लेते हैं कि कैसे होता है, फिर अपन आगे चलेंगे। ये ध्यान रखना कि दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, दूसरा टेल पार्ट। जो आयोनिक पार्ट होगा वो आपके पास हेड होगा, यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि टेल पार्ट होगा। वाटर से जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट करेगा। और जो डस्ट इम्प्योरिटी या फिर ऑयल इम्प्योरिटीज हैं उससे रिएक्शन कौन करेगा, आपके पास टेल पार्ट करेगा। उससे रिएक्शन कौन सा पार्ट करेगा, टेल पार्ट, है ना। अब बात करें कि अब बात करें कि ये इम्प्योरिटी कैसे रिमूव करता है ना। कि कोई भी अगर आपके पास किसी क्लॉथ पे या किसी भी सब्सटेंस पे कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, डस्ट इम्प्योरिटी हो या फिर ऑयल इम्प्योरिटी हो, तो होगा क्या कि आपको पता है कि कोई भी मिसाइल हो, उस मिसाइल में दो पोर्शन होते हैं, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, एक आपके पास हेड वाला पोर्शन हो गया। तो जो डस्ट इम्प्योरिटी है किसी भी क्लॉथ पे या फिर ऑयल इम्प्योरिटी है किसी भी क्लॉथ पे, तो उससे रिएक्शन कौन करेगा, आपके जो मिसाइल का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। तो ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, जनरली अगर मैंने ये एग्जांपल लिया C17H35COONA, तो ये क्यों लिया, बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट, है ना। एक डिटर्जेंट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ना, सोप मॉलिक्यूल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके कारण से सोडियम स्टीरिएट ही मैंने लिया है यहाँ पे एग्जांपल में ना। तो क्या होता है आपके पास कि पहले ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, जो भी आपके पास सोप पार्टिकल्स हैं या जो भी आपके पास डिटर्जेंट में मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, सोप का, सॉरी मिसेल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मिसेल का फॉर्मेशन कब करेंगे, ये आपको पता है कि जिस एक मिनिमम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है मिसेल के फॉर्मेशन के लिए, तो उसको अपन क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन कहते हैं।
तो एक मिनिमम कंसंट्रेशन पे ये क्या करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब मिसेल का फॉर्मेशन करेंगे तो उस मिसेल में दो पार्ट होंगे आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। अब क्या होगा उसमें से कि जो भी डस्ट इम्प्योरिटी है, जो भी ऑयल इम्प्योरिटी है, या किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी है, तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है, वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा डस्ट और ऑयल इम्प्योरिटी के साथ। हाइड्रोकार्बन पार्ट रिएक्ट विथ डस्ट और ऑयल इम्प्योरिटी, है ना। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन रिएक्शन करेगा, कौन आपके पास उसके साथ क्यों कहते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो वाटर के साथ बॉन्ड का या वाटर के साथ रिएक्शन जो करता है वो कौन सा पार्ट करता है, आयनिक पार्ट। ओके, तो आयनिक पार्ट वाटर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। डस्ट या ऑयल इम्प्योरिटी जो है उसके साथ कौन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं क्लॉथ की, तो वॉशिंग करने के साथ साथ जैसे वाटर रिमूव होगा तो वाटर के साथ ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा तो उसके साथ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, और हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ साथ क्या होगा आपके पास कि जो इम्प्योरिटी है, जो डस्ट पार्टिकल है, जो ऑयल मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो रिमूव हो जाएंगे तो मीन्स जो डस्ट इम्प्योरिटी या ऑयल इम्प्योरिटी को अपन क्या कर देंगे, क्लोथ से हटा। तो ये मिसइलेक्शन होता है कि कौन किसके साथ रिएक्शन करता है, कौन सा पोर्शन किसके साथ रिएक्शन करेगा, जिससे डस्ट या ऑयल इम्प्योरिटी जो है वो किसी भी क्लॉथ से या किसी भी सरफेस से बाहर निकलती है। ओके, तो सरफेस पे पहले अगर ऑयल या डस्ट इम्प्योरिटी है तो उससे हाइड्रोफोबिक पार्ट रिएक्शन करेगा, जो आयोनिक पार्ट है वो रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और उसके साथ जैसे ही अपन वाटर मॉलिक्यूल को वॉश आउट करेंगे तो वॉश आउट करने के साथ ही डस्ट या ऑयल इम्प्योरिटीज भी क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएगी। ये आपके पास मिसेल और मिसेल एक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एक 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मिसेल एक्शन, व्हाट आर द मिसेल। और या फिर यूं 1 मार्क की देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन, सीएमसी क्या होती है, सीएमसी की वैल्यू जनरली एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स में भी आते हैं और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी आपके पास मिसेल एक्शन के बारे में आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। 3 टाइप के कोलॉइड्स थे। पहला आपके पास कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकंड कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। और थर्ड कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, वो अपना कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अगर अपना सिलेबस कंप्लीट होता, मतलब कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं होता, तो उसमें अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हो। कि सर मैकेनिकल मेथड कौन से, तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या करते हैं अपन कि आपके पास कोई भी पार्टिकल होगा जिसका साइज मोर देन कोलोइडल रेंज से ज्यादा होगा, तो उस पार्टिकल को अपन क्या करेंगे कि एक कोलोइडल मिल में डालेंगे। कोलोइडल मिल में डालते ही वो क्या हो जाएगा कि उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये एक मैकेनिकल मेथड होगा। कि सर कौन से केमिकल मेथड्स होते हैं, तो केमिकल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, देखो एक तो आपके पास ऑक्सीडेशन आ जाता है, एक आपके पास रिडक्शन आ जाता है, एक आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इन सब से क्या करते हैं अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, इन सब से क्या करते हैं अपन, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब कौन से कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, कि वो सारे कोलोइडल सॉल्यूशन जिसका फॉर्मेशन आप इजीली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया जितने भी लायोफोबिक कोलाइड्स है, मेटल सल्फाइड का हो गया, है ना, आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड का हो गया। तो इन सारे टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अपन केमिकल रिएक्शन से करते हैं। कि सर एक एग्जांपल बता दो, तो देखो फॉर एग्जांपल आपको आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो अपन क्या करेंगे कि FeCl3 है, उसकी रिएक्शन 3H2O के साथ करवा देंगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा, FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड का यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस। तो भाई हाइड्रोलाइसिस भी क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट अपने सिलेबस में मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिलीट हो चुका है ना। अपने सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक रहता है अपन उसकी डिस्कशन करेंगे कि लास्ट टॉपिक क्या है।
बच्चों जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो, आपको पता है फ्रॉम 7th ऑफ फरवरी आपके पोस्ट टर्म के एग्जाम स्टार्ट हैं। उसमें अपने केमिस्ट्री में जो सिलेबस आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 12 और 13 मींस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, है ना। तो अपन सबसे पहले उनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन के साथ साथ उसकी जो एनसीईआरटी है उसको भी सॉल्व करेंगे, तो ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रिवीजन को कंटिन्यू करें और उसके साथ एनसीईआरटी खुद भी सॉल्व करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी से रिलेटेड वो आप मेरे को क्लास में पूछ सकते हैं ना। चले नेक्स्ट अपने पास मेथड टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारी है, बट अपने को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी। सबसे पहले अपने पास आएगा एक ब्राउनियन मोशन। उसके बाद अपने पास आएगा टिंगल इफेक्ट। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो अपने को डिस्कस करनी है वो आएगी इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो अपने पास आएगी वो आएगी कोगुलेशन। कोगुलेशन। ये चार प्रॉपर्टीज हैं कोलोइडल पार्टिकल्स की, कोलोइडल सॉल्यूशन की, जो अपने को डिस्कस करनी है ना। इससे पहले एक और टॉपिक था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की, कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं। अगर आपके पास कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उस इम्प्योरिटीज को बाहर कैसे निकालेंगे, तो उनसे भी एक बार आपको गो थ्रू करवा देता है। एक तो प्रोसेस आती है डायलिसिस, ये प्यूरिफिकेशन की है जो डिलीट हो चुकी है ना। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। एक आपके पास आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। और एक अपने पास लास्ट टॉपिक आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये तीन मेथड्स हैं जो प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं, और ये चार जो है अपने को प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी। प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स हैं वो फिर डिलीट हो चुके हैं। डायलिसिस का मीनिंग क्या होता है आपको पता, कि अपन क्या करते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन को, या जो इम्प्योर कोलोइडल पार्टिकल्स है, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको अपन क्या करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में रखते हैं, एक सॉल्यूशन में रखते हैं, वहां पे उसका ऑस्मोसिस करवाते हैं, है ना। हाई कंसंट्रेशन सॉरी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, जो इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। और कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। डायलिसिस आपने देख रखा होगा, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको तो पता ही। इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस जैसा ही फिनोमिना है सारा, बट यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं। मतलब एक कैथोड लगा देते हैं, कैनोड लगा देते हैं। अब अगर आपके पास इम्प्योरिटीज पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वो कैथोड की तरफ मूव करे, सॉरी एनोड की तरफ मूव करेगी। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो कैथोड, यानी कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ इम्प्योरिटीज क्या करती है, मूव करती है। और कोलोइडल पार्टिकल्स को अपन क्या कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं। थर्ड आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं या कोलोइडल सॉल्यूशन है, उनको फिल्टर कर सकते हैं किससे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। क्या मीनिंग होता है सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या रहेगा, कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जो अपन यूज करते हैं, उनके पोर्स का साइज इतना बड़ा है कि अगर आप फिल्टर करोगे उससे तो इम्प्योरिटी के साथ साथ कोलोइडल पार्टिकल्स भी क्या आ जाएंगे, फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, कि हम सर उससे प्यूरिफाई कर लेंगे। तो प्यूरिफाई करने पर क्या होगा कि इम्प्योरिटीज के साथ साथ कोलोइडल पार्टिकल्स भी उस पोर्स में से बाहर निकल जाएंगे। तो जो अपना एम था कि कोलोइडल पार्टिकल्स में से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना, वो पूरा ही नहीं होगा। तो उसको करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार करते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर का प्रिपरेशन, कि जो भी आपके पास फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर को 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज में डिप करते हैं।
4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज में क्या करते हैं, डिप करते हैं, है ना। तो डिप करके रखते हैं तो क्या होगा कि जो आपके पास पोर्स का साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है ना, कि आपके पास उससे कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। फिर क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर की हार्डनिंग के लिए उसको फॉर्मल्डिहाइड में डिप करते हैं। अब जो फिल्टर पेपर आपको मिलेगा उस फिल्टर पेपर को अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, विच इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। दैट्स ऑल। ये तीन मेथड है, डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है, और आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ये अपना कंप्लीट, और ये अपने